नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। हाँ जी, इस सब्जेक्ट में आपने विगत क्लास में जो टॉपिक पढ़ा वो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं थीं, जिसमें आपने प्रमुख सभ्यता स्थलों को जाना और उसके बाद सामान्य वे में मैंने आपको कुछ और सभ्यता स्थलों से अवगत कराया। ठीक भाई। उसके बाद यदि हम देखें तो आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर वर्क करने लगें तो जो टॉपिक होता है वो होता है गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा होता है? गुर्जर प्रतिहार। बाकी हम चूंकि सभी को लेके चल रहे हैं तो गुर्जर प्रतिहार क्या है? एक राजवंश। कौन सी जाति से रिलेटेड? राजपूत जाति से। और राजपूत ही क्षत्रिय रहे। तो आप सबसे पहले हम थोड़ी सी सामान्य सी चर्चा करेंगे कि ये राजपूत कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूत काल से तात्पर्य क्या है, राजपूत शब्द से तात्पर्य क्या है। तो इन चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और अपने टॉपिक को रन करेंगे, विभिन्न राजपूत राजवंशों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ही चर्चा कर रहा हूं, राजपूत काल। इतिहास के अंतर्गत किस समय को राजपूत काल के नाम से जाना गया, या कौन सा टाइम पीरियड राजपूत काल कहलाता है? आप बताएंगे? कोई भी स्टूडेंट? जी बिल्कुल, 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय राजपूत काल कहलाता है। ध्यान से सुने सारी चीजें। 700 से 1200 ईस्वी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। 700 से 1200 ईस्वी तक का समय राजपूत काल कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो इंडियन हिस्ट्री में जो आप हिस्ट्री का डिवीजन पढ़ते हो वो पढ़ते हो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। वर्तमान में एक डिवीजन और प्रचलन में है, समसामयिक इतिहास। और प्राचीन इतिहास का जो समय पढ़ा जाता है, जैसा कि अधिकांश किताबों में जो टाइम डिवीजन टाइम पीरियड दे रखा है वो मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर 700 ईस्वी तक का पढ़ा जाता है। ठीक। और मध्यकालीन इतिहास में 1200 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का समय पढ़ा जाता है। आई मीन जो बीच का टाइम पीरियड है 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय, इंडियन हिस्ट्री में भी इसे पूर्व मध्यकाल, सामंत काल या राजपूत काल के नाम से ही जाना जाता है। तो ये तो एक सामान्य सी बात हुई, आपके सामने रखी गई। अभी इस पे हम थोड़ा और वर्क करें तो एक क्वेश्चन बन जाता है, राजपूतों का उद्भव काल। उद्भव काल ये कहलाता है 700 ईस्वी से 800 ईस्वी तक का समय। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो राजपूतों का उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल से तात्पर्य जिसमें राजपूतों ने अपना सर्वाधिक विकास किया। उत्कर्ष काल कहलाता है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का है। ठीक भाई, ये उत्कर्ष काल कहलाता है। देखो हम आगे बात बढ़ाते हैं तो ध्यान से सुनना इस बात को। राजपूत शब्द, राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई।
एक्चुअली राजपूत शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? राजपुत्र से हुई, जो कि सामंत व्यवस्था की देन ठीक भाई। एक्चुअली आप ध्यान से सुने, आराम से आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए। राजपूत शब्द, जिस जाति ने इस भौगोलिक इकाई पर शासन किया, जिसके संदर्भ में मैंने प्रारंभिक दौर की क्लास में चर्चा भी की थी कि भाई राजस्थान को राजपूताना कहा गया। राजपूताना नाम पढ़ने का लॉजिक ही यही था कि राजपूत जाति ने इस भौगोलिक इकाई पर शासन किया। उन शब्दों के संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा हुई थी। हम यहाँ बात करें तो राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई। एक्चुअली अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको एक शासक का नाम पढ़ने को मिलता है, हर्षवर्धन। वर्धन वंश का अंतिम प्रतापी राजा हुआ हर्षवर्धन, ठीक, 7वीं सदी के में हुआ। आपको बता दें कि हर्षवर्धन जब तक शासक था तब तक भारत एक संगठित राष्ट्र था, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत का विखंडन प्रारंभ हो गया था। उसके बाद आने वाले शासक इतने प्रभावी नहीं थे। वर्धन वंश के बाद कन्नौज पर शासन किया था आयुध वंश ने। आयुध वंश बिल्कुल कमजोर वंश था, जिसके संदर्भ में त्रिपक्षीय संघर्ष भी जुड़ा हुआ है, ठीक भाई। तो बताया जाता है भारत विखंडित हुआ, जो उसके अधिकृत राजा थे अपने स्वतंत्र हो गए, और जो उसके सामंत थे उन्होंने भी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। अब जो राजाओं के पुत्र थे उन्होंने अपने अपने पृथक राज्य बनाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात राजपुत्रों ने। सामंतों के पुत्र हुए वो भी राजपुत्र कहलाए, ठीक। इसी प्रकार राजपुत्र जो शब्द प्रचलन में आया था, उसी राजपुत्र शब्द से कौन सा शब्द निकला? राजपूत। तो ये सीधा सा तर्क होता है कि राजपुत्र शब्द जो है वो सामंत व्यवस्था की देन माना जाता है। राजपुत्र शब्द कौन सी व्यवस्था की देन है? सामंत व्यवस्था की देन माना जाता है राजपुत्र शब्द। बाकी की राजपुत्र शब्द से ही किस शब्द की उत्पत्ति हुई? राजपूत की। तो आपके सामने जो यहां लिखा हुआ है 3 पॉइंट मैंने आपको लिखे। एक तो राजपूत काल किस टाइम पीरियड को कहा जाता है? 700 से 1200 ईस्वी को। नेक्स्ट बात करें राजपूतों का उद्भव काल कौन सा टाइम पीरियड कहलाता है? नेक्स्ट बात करें राजपूतों का उत्कर्ष काल कौन सा टाइम पीरियड कहलाता है? नेक्स्ट बात करें तो ध्यान से सुनना, राजपूत शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई राजपुत्र शब्द से। एक्चुअली राजपुत्र शब्द सामंत व्यवस्था की देन माना जाता है, ठीक भाई। हम बात करें, ये तो देखो राजपूत शब्द की बात हुई, राजपूत काल की बात हुई, लेकिन जिस जाति ने इस भौगोलिक इकाई पर शासन किया, जिससे राजस्थान भी गौरवान्वित है, उस जाति यानी राजपूत जाति, राजपूत जाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इस संदर्भ में कोई आप में से कोई तर्क रखना चाहेगा? कोई भी स्टूडेंट? राजपूत जाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और बताएं, राजपूत जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में भाई ये किस प्रकार उत्पन्न हुई, इसके संदर्भ में क्या क्या मत आते हैं? बहुत अच्छी बात, अग्निकुंड से उत्पन्न हुई। और विदेशियों से उत्पत्ति हुई। अब विदेशी इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क दिए, अर्थात आपने अपनी अपनी बातें अलग अलग रखी। आपने अपनी बातें, कोई कह रहा है विदेशियों से, कोई कह रहा है अग्निकुंड से, कोई कह रहा है वत्सगोत्रीय ब्राह्मण। तो इसका मतलब यह है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में लोगों के अलग अलग मत थे, इतिहासविदों के अलग अलग मत थे, और उन्हीं मतों को यहां हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक भाई। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इस राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग तर्क, अलग अलग बातें कही गई। तो देखो, राजपूतों की उत्पत्ति की बात आती है तो इसके संदर्भ में जो मत थे, मैं हाईलाइट मत जो है उनको यहां पर बता रहा हूं। राजपूतों को बताया वैदिक क्षत्रिय,
एक्चुअली राजपूतों को वैदिक क्षत्रिय बताया, उस वैदिक क्षत्रिय मत वाले मत का समर्थन और भी करते हैं। वैदिक क्षत्रिय के अंतर्गत भी मैं बता देता हूं, वैदिक क्षत्रिय के अंतर्गत भी ध्यान से सुनना, राजपूतों को ब्रह्मा की संतान बताया। किसकी संतान? ब्रह्मा की संतान। और ब्रह्मा की संतान बताया स्मृति और चारण द्वारा। स्मृति और चारणों में से किसकी संतान बताया गया? राजपूतों को ब्रह्मा की संतान। नेक्स्ट बात करें, राजपूतों को आर्य संतान बताया गया। भगवान श्री राम भी यही थे, सूर्यवंशी आर्य संतान ही थे, आर्य थे। और ये मत दिया गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये क्वेश्चन आरएस में भी आ चुका है कि राजपूतों को आर्य संतान किसने बताया था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक भाई, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको राजपूत राजवंश पढ़ाए जाएंगे, जिनमें कई सारे राजवंशों का उल्लेख इससे राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत किया जाएगा, उन राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम अलग से भी चर्चा करेंगे। राजवंश जब पढ़ाया जाएगा कि भाई क्या क्या मत रहे। बाकी कॉमन वे में, समेकित वे में हम बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर चर्चा हो रही है, जिसमें राजपूतों को ब्रह्मा की संतान किसने बताया? स्मृति व चारणों में। राजपूतों को आर्य संतान किसने बताया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। नेक्स्ट बात करें, एक अभी आपने एक मत का उल्लेख किया था कि भाई राजपूत अग्निकुंड से पैदा हुए। अग्निकुंड से उत्पत्ति। तो ये जो मत है ये किसने दिया? एक्चुअली ये मत दिया पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में। और मत दिया इसके राइटर कौन, लेखक कौन इसके? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज रासो में जो लिखा हुआ है कि 4 राजपूत जाति पैदा हुई। कितनी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये किससे उत्पन्न हुई? अग्निकुंड से। अग्निकुंड से। इस मत के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें, थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस मत के संदर्भ में यदि चर्चा की जाए तो ध्यान से सुनना आप लोग। अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने। किस ग्रंथ में दिया? पृथ्वीराज रासो में। मैं ऐसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सरल सा क्वेश्चन। चंद्रवरदाई जानते हो कौन था? कौन था? एक्चुअली चंद्रवरदाई चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा, जिसको नाम दिया गया, उसका दरबारी कवि व मित्र था। उसका दरबारी कवि व मित्र था, जो पृथ्वीराज चौहान की अंतिम अवस्था में भी उसका सहभागी था। ठीक भाई, चंद्रवरदाई के संदर्भ में आपने जाना कौन था। वैसे बाकी बात करें हम तो इस पृथ्वीराज रासो को जो चंद्रवरदाई ने लिखा था, इस चंद्रवरदाई ने इसको पूर्ण नहीं किया था। आप में से कोई बताएगा कि पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किस व्यक्ति ने किया था? इस ग्रंथ को पूरा नहीं लिख पाया था चंद्रवरदाई। आपकी लैंग्वेज में बोले तो सीधा सीधा किसने पूर्ण किया था? और वो आंसर आता है जलहड़। किसने पूरा किया था? जलहड़। आई मीन इस पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा, लेकिन इसको पूर्ण किया था उस चंद्रवरदाई के ही पुत्र जलहड़ ने। किसने किया था? जलहड़। ठीक, तो एक तो बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो में ये जो मत दिया उस संदर्भ में यदि हम चर्चा करने लगे तो बताया जाता है। देखो एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन। आपने वैदिक संस्कृति पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत
सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति पढ़ी जाती है। हमारे भारत की प्रथम ज्ञात संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक संस्कृति के नाम से। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत एक वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? और वर्ण व्यवस्था के तहत कितने वर्ण बताए जाते हैं? 4 वर्ण। कितने वर्ण? जिसमें 4 वर्णों के नाम आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग वैदिक संस्कृति के अंतर्गत निर्धारण था। जब ये वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये निर्धारण हुआ था इन वर्णों का, तो इनके कार्य भी निर्धारित हुए थे। तो कार्यों के तहत यदि बात करें तो ब्राह्मण का कार्य क्या था? ये सर्वश्रेष्ठ वर्ण था और वैदिक संस्कृति पर ब्राह्मणों का बहुत प्रभाव भी रहा। इनका कार्य था नीति निर्धारण करना, नियम बनाना और समाज उसको फॉलो करो। सेकंड नंबर आता है जी क्षत्रिय। एक चीज स्पष्ट कर दूं मैं, क्षत्रिय ही राजपूत थे, राजपूत ही क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का कार्य था समाज की रक्षा करना और समाज पर शासन करना। सबसे कठिन कार्य क्षत्रिय को दिया गया कि समाज की रक्षा करो और समाज पर शासन। नेक्स्ट, वैश्य का कार्य था व्यापार, कृषि और शूद्र का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अब ये तो वैदिक संस्कृति की देन है। उसके अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था निर्धारण, उसके अकॉर्डिंग काम जो थे, इनके कार्य थे, वो निर्धारण हुए। हम तो बस चर्चा कर रहे हैं। यहां हम वर्क कर रहे हैं क्षत्रिय पर, क्योंकि क्षत्रिय ही क्या थे? राजपूत। जैसा कि मैं बता रहा हूं, पृथ्वीराज रासो में जो उल्लेख है बताया जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, एक ब्राह्मण महादेव परशुराम, सुना है? उनके संदर्भ में आपने कथाएं भी सुनी होंगी। फिलहाल मैं उस कथा का जिक्र तो नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि परशुराम ने, महादेव परशुराम जो ईश्वर का ही रूप माने जाते हैं, पूजा की जाती है, उनके नाम से मेले भी लगते हैं, उनके नाम से जयंती वगैरह सब कुछ मनाया जाता है। महादेव परशुराम ने ईर्ष्यावश क्षत्रिय जाति को इस तरह से नष्ट कर दिया था। और एक बार नहीं किया जी, कई किताबों में 22 बार, कई में 72 बार। यानी जब तक क्षत्रिय जाति पूर्णतः नष्ट ना हो गई तब तक लगा रहा जी, बंदा कर दिया। अब उस समय का आकलन करते हैं जी, जब क्षत्रिय जाति नष्ट हो चुकी थी, उस समय विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए, इस धरा पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। एक्चुअली विदेशी आक्रांताओं को इस ग्रंथ में राक्षस कहा गया है कि राक्षसों के आक्रमण इस धरा पर बढ़ गए। त्राही त्राही मच गई, जनता में हाहाकार मच गया। ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे उसकी तपस्या में विघ्न पड़ने लगा, हालत खराब। अब आप ये तो जानते हैं कि समाज के, जनता के रक्षक कौन थे? क्षत्रिय। अब वो तो नष्ट हो चुके थे। अब जब समाज इन विकट स्थितियों से जूझ रहा था, जब विपरीत परिस्थितियां थीं, समाज में हाहाकार मचा हुआ था, उस कंडीशन में किसकी याद आ रही थी? क्षत्रियों की, कि काश क्षत्रिय यदि जीवित होते तो आज इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी प्रक्रिया के तहत, इसी विचार के तहत वशिष्ठ नामक मुनि ने, किसने? वशिष्ठ नामक मुनि ने, वशिष्ठ नामक मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के तहत एक राजपूत जाति उत्पन्न हुई, प्रतिहार। उस राजपूत जाति को आदेश दिया, उस व्यक्ति को, विशेष जो प्रतिहार था उसको आदेश दिया कि जाओ राक्षसों का अंत कर दो। प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। पुनः प्रोसेस दोहराया गया। यज्ञ के तहत फिर से एक राजपूत जाति उत्पन्न हुई, एक राजपूत बंदा उत्पन्न हुआ, परमार। उसको भी वही आदेश दिया, जाओ राक्षसों का अंत कर दो। ये भी अंत नहीं कर पाए। पुनः प्रक्रिया दोहराई गई, फिर से एक राजपूत जाति उत्पन्न हुई, कौन? चालुक्य। वही आदेश दिया गया लेकिन ये भी नष्ट नहीं कर पाए, राक्षसों का अंत नहीं कर पाए। अंततः अंतिम रूप से कौन सी राजपूत जाति उत्पन्न की गई?
सब अग्निकुंड से हो रहा है। बाकी की आप जानते हैं वैज्ञानिक रूप से ये मत खरा नहीं उतरता है। ठीक भाई, अधिकांश इतिहासकार इस मत की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं मानते हैं, लेकिन इसके तर्क अलग अलग दिए जाते हैं। उन तर्कों के संदर्भ में हम बाद में बात करें, लेकिन अंतिम रूप से चौहान पैदा हुए और चौहानों ने राक्षसों को अंत कर दिया। अर्थात इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई अग्निकुंड से राजपूत जाति उत्पन्न हुई, मत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने। किस ग्रंथ में दिया? पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग कितने राजपूत जाति उत्पन्न हुई, जिनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी मानी गई? बस भाई चौहानों का दरबारी कवि था, चौहानों की खाता था, चौहानों की गाएगा। आई मीन ऐसा नहीं है कि सभी राजपूत जाति श्रेष्ठ मानी जानी चाहिए, बाकी की यह है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी बताई गई है? चौहान। ठीक भाई, तो ये उत्पन्न हुई किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, ये तो आपको पता चल गया। हम जी आगे बढ़ते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, ब्राह्मणों से। हम इस मत की बात करें तो ये मत दिया, देखो आपने भी बताया था बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि राज चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ठीक भाई, अर्थात वत्स नामक ऋषि के मुख से पैदा हुए, वत्स नामक ब्राह्मण के मुख से पैदा हुए। कौन? चौहान। बिजोलिया शिलालेख में इनको ब्राह्मण वंशी बताया गया है। कायम खां रासो में इन्हें ब्राह्मण वंशी बताया गया है। कायम खां रासो के जो राइटर वैसे नियामत अली खान है, लेकिन उन्हें कवि जान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इन्हीं आधारों पर डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इन्हें ब्राह्मण वंशी मानते हैं। कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इन्हें क्या मानते हैं? एक बड़े इतिहासकार हुए, इन्होंने लिखा एक पुस्तक इनकी बड़ी चर्चित रही, जिसका क्वेश्चन अभी आ चुका है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी। नहीं सुना होगा आपने। दशरथ शर्मा ब्राह्मण वंशी मानते हैं। ठीक भाई, नेक्स्ट देखो मैं यहां वही चीज यहां पर लिखने जा रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनको विदेशियों की संतान बताया, यानी जो वे राजपूत कौन थे? विदेशियों की संतान। देखो अलग अलग मत बताए गए, अलग अलग मत अलग अलग इतिहासकारों द्वारा बताए गए। विदेशियों की संतान राजपूतों को बताया कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें शक या सीथियन की संतान बताया। एक्चुअली विदेशी जातियां जो मध्य एशिया की बर्बर जातियां हुई, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, जिसके प्रमाण भी मिलते हैं, चाहे कुषाण शासक कंस का भारत पर शासन करना हो, चाहे हूर शासक मेहरकुल के आक्रमण हो। ठीक भाई, हम यहाँ देखें तो विदेशी जातियों के नाम लें तो शक, शीतियन, कुषाण, हूर, यूची, ये विदेशी जातियां हैं। तो इन्होंने शक शीतियन की संतान बताया। किस आधार पर? एक तो क्या ये प्रमाणित है कि भारत पर आक्रमण हुआ था इन जातियों का, यहाँ रहकर के कुछ जाति के लोगों ने यहाँ शासन भी किया था भारत पर। दूसरी बात यह है कि शक शीतियन से जो राजपूतों के रीति रिवाज हैं, खान पान, संस्कृति मिलती जुलती बताई जाती है। उसी आधार पर ये लोग बताते हैं कि ये विदेशियों की संतान। हाँ, तो फिर यहां से जाएंगे तो फिर वहां कहलाएंगे वो कुछ। मैं बता दूं, कर्नल टोड तो मैं लिख चुका हूं। इसके अलावा यहां विलियम क्रुक, विलियम क्रुक इन्हें कुषाणों की संतान बताते हैं। किसकी? कुषाणों की संतान बताते हैं। बीए स्मिथ इन्हें हूर विदेशी जाति की संतान बताते हैं। और एन कनिंगम, ये भी इन्हें किसकी संतान मानते हैं? विदेशियों की संतान मानते हैं। तो देखो एक तो चीज ये स्पष्ट हो रही है कि जितने भी विदेशी इतिहासकार हैं राजस्थान संदर्भ पे जिन्होंने अपने वर्णन किए, वो सभी विदेशियों की संतान मानते हैं। किसको? राजपूतों। सब विदेशी हैं। चलो ध्यान रखना। एक मत आता है जी कि राजपूत जाति मिश्रित रूप से पैदा हुई।
मिश्रित रूप से पैदा हुई। और ये मत दिया डीपी चट्टोपाध्याय ने। वैसे आज की तिथि में हम बात करें तो अधिकांश इतिहासकार इस मत से ज्यादा सहमत होते हैं कि भाई राजपूत मिश्रित रूप से पैदा हुए। इस संदर्भ में हम चर्चा करना चाहें तो चर्चा देखो कितनी सरल है। इस संदर्भ में यदि हम चर्चा करना चाहें तो मैंने अभी बताया कि विदेशी जातियों के भारत पर आक्रमण हुए, जिसमें शक ही सीतियन है, अलग से नहीं है, शक शीतियन, हूण, कुषाण, योची। और ये प्रमाणित है कि लगभग 7वीं सदी के समथिंग इन विदेशी जातियों ने, मध्य एशिया की विदेशी जातियां थीं, चाइना की तरफ से भारत में आक्रमण किया था, एंट्री की थी, तलवार के बल पर एंट्री की थी, दम पर बंद एंट्री की थी। यहां आए तो इस मिश्रित वाले मत में यह आता है कि शायद हो सकता है इनके साथ स्त्रियां भी आई थी तो कुछ तो चले गए, लेकिन कुछ यहीं पर रह गए जिन्होंने अपने दम पर साम्राज्य खड़े कर दिए, राज्य बना दिए, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक, जिसमें आप देखते हैं कुषाण शासक कनिष्क का उल्लेख होता है, उसने भारत पर शासन भी किया था, कनिष्क ने तो संमत भी चलाया था। तो ये यहाँ जो जातियां आई, यहाँ स्टैब्लिश हुई, उनमें से चाहे स्त्रियों ने यहाँ के पुरुषों से संबंध स्थापित किए या पुरुषों ने स्त्रियों से संबंध स्थापित किए, उनके तहत जो जाति उत्पन्न हुई वो कौन सी। लेकिन ये देखो, ये इतिहासकारों के मत हैं, इतिहासकारों के मत हैं, और मैं एक सामान्य सा शिक्षक हूँ। ठीक, तो मैं तो अपने व्यू नहीं दे सकता, लेकिन आपको बता दूं, चाहे गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो, चाहे सीबी वैद हो, राजपूतों को विशुद्ध भारतीय मानते हैं। और अगर मैं शिक्षक के रूप में एक जो कि पढ़ता हूं, उसमें अगर मैं कहूं तो राजपूत रियल में ही विशुद्ध भारतीय थे। क्या थे? विशुद्ध भारत। बाकी कि आपको एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपने पढ़ा कि राजपूत ब्रह्मा की संतान थे, स्मृति व चारणों में कहा गया। राजपूत आर्य संतान थे, किसने बताया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, चंद्रवरदाई ने दिया, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दिया। नेक्स्ट, राजपूत ब्राह्मण वंशी थे, विजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है, कायम खां रासो में भी है, दशरथ शर्मा भी इसका समर्थन करते हैं। ठीक भाई, और भी आपके सामने कई सारे मत आएंगे। आर भंडारकर का भी कई सारे राजपूत राजवंशों में कहा गया है कि भाई ये ब्राह्मणों की संतान थे या देसी थे। नेक्स्ट बात करें तो इसमें विदेशियों वाला मत आता है, तो विदेशी इतिहासकारों ने विदेशियों वाला मत दे दिया, कर्नल टोड, वी ए स्मिथ, विलियम क्रुक और कनिंघम द्वारा। नेक्स्ट बात करें, मिश्रित रूप से मत दिया डीपी चट्टोपाध्याय। तो ये तो राजपूत जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ सामान्य से मतों की हमने चर्चा की। बाकी की और बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनके भी अपने अपने मत हैं। ठीक, लेकिन हम अब ये राजपूत जाति उत्पत्ति की तो हो गई, इसके संदर्भ में मतों का विश्लेषण हो गया। लेकिन अब इस जाति ने जो इस भौगोलिक इकाई पर शासन किया, जिसे पूर्व में राजपूताना भी कहा गया, वर्तमान में राजस्थान के नाम से जाना जाता है, तो इस राजपूताना पर जिन राजपूत जातियों ने शासन किया उनको ही मैं राजपूत राजवंशों को ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक भाई, उस गुर्जर प्रतिहार वंश से आप अवगत होंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, आपकी नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो कौन सी होगी? हाँ जी, राजस्थान इतिहास के तहत गुर्जर प्रतिहार वंश। इस गुर्जर प्रतिहार वंश पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, इससे रिलेटेड सारे तथ्यों को आपको बताएंगे। आप मुझे बताएं, गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में आपकी कोई जानकारी हो, आपका कोई पॉइंट हो, कोई बताएगा मुझे? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उससे जुड़े हुए हैं ये। बिल्कुल। और कोई चर्चा? हाँ जी, देखो, एक तो बहुत अच्छी बात है, गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो प्रतिहारी गुर्जर प्रतिहार कहलाए। एक तो तथ्य ध्यान रखना है, एक्चुअली ये राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है,
जैसा कि गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं। गोपीनाथ शर्मा जी इस प्रतिहार वंश का अधिवासन 6ठी सदी के उत्तरार्ध में बताते हैं कि 6ठी सदी के उत्तरार्ध में इस प्रतिहार वंश का अधिवासन हो चुका था। ठीक भाई, प्रतिहारों को ही गुर्जर प्रतिहार कहा गया, क्यों कहा गया, ये भी एक विषय है। दूसरी बात की जाए तो प्रतिहारों की बड़ी शाखाएं थी, जैसे कि महलौत नैरसी इनकी 26 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण थी उनकी बात की जाए तो राजस्थान से रिलेटेड महत्वपूर्ण शाखाएं जो थी वो एक तो थी मंडौर, जालौर, राजूगढ़, ये शाखाएं महत्वपूर्ण थी। बाकी की तो उज्जैन भी शाखा रही, कन्नौज भी शाखा रही, उनका भी बात आती है। अब इन्हीं शाखाओं के अंतर्गत हम प्राचीन शाखा से अवगत होंगे और उसके बाद जिस शाखा जिसने विस्तृत भूभाग पर शासन किया, जिसने उज्जैन कन्नौज तक भी अपनी पहुंच बनाई, उस पर हम बात करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले